आपका बहुत बहुत स्वागत। क्योंकि अब तक जो मुहिम हमने शुरू की उसमें भी जन जन तक पहुंचाने में आप मीडिया का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और मेरी ऐसी मान्यता है कि यदि नशा मुक्त पंजाब बनाना है, रंगला पंजाब बनाना है, कानून और सरकार तो अपना काम कर भी रही है, लेकिन जब तक यह एक जन आंदोलन नहीं बनेगा तब तक इसमें जिस सफलता के बारे में अपन सोचते हैं उस सफलता को हासिल करना कठिन सा लगता है। क्योंकि कानून तो सब चीज़ों का बने हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी कानून के आधार पर किसी बुराई का अंत हो गया हो ऐसा नहीं है। और जहाँ जन आंदोलन बन जाता है वो ज़रूर सफलता की सीढ़ी पर चढ़ जाता है। तो यही सोच कर के मैंने जब से मैं यहाँ आया हूँ, और विशेष करके जब मैंने बॉर्डर के 6 में से 5 डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे से पूर्व राज्यपाल थे उन्होंने विलेज कमेटियाँ बनाई हुई थी, और विलेज कमेटियों के साथ जब मैं बैठ कर के चर्चा कर रहा था तो वहाँ मुझे 3 स्थानों पर माताएं बहनें जो खड़ी हुई और उन्होंने जो वर्णन किया, उन्होंने कहा गवर्नर साहब और कुछ करो या ना करो हमें कोई, लेकिन हमारे बच्चों को नशे से किसी तरह से बचाओ। तो उनकी इस पीड़ा को, और मैं जो डेली रिपोर्ट देता हूँ क्राइम की, उसको और जो कुछ भी यहाँ ड्रग का जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से आ रहे हैं, रोज़ पकड़े जा रहे हैं, लगता है कि समस्या बहुत नीचे तक गई है। और जब आंकड़ों का भी विश्लेषण किया तो वैसे तो नशा मुक्त भारत बने ये प्रधानमंत्री जी का 2020 से एक आंदोलन के तहत चल रहा है, पर चूंकि हम संपूर्ण देश में सबसे हाईएस्ट आंकड़ों की दृष्टि से अगर हैं तो हमारा पहला स्थान बन रहा है। तो मैं सोचता हूं कि हम बॉर्डर की स्टेट हैं, पाकिस्तान की बॉर्डर से निरंतर इसकी जो है तस्करी हो रही है और वो नीचे जन जन तक पहुंच गई है, और इसलिए इसको मुक्त कराने के लिए जन अभियान से जुड़ना चाहिए। उसी समय सौभाग्य से दिसंबर के महीने में खुशवंत जी ने एक यात्रा की जिसके मुझे निमंत्रण देने आए थे मुझे कि मैं पिछले 2 साल से नशा मुक्त पंजाब बने इसकी एक मुहिम पैदल यात्रा से कर रहा हूँ। तो मैंने उनका कार्यक्रम देखा, मैंने कहा यार ठीक है, अगर आप इतना जनता के लिए कर रहे हो तो 2 दिन मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो मैं 11 और 12 दिसंबर के दिन, 10 और 11 दिसंबर के दिन उनकी पद यात्रा में सम्मिलित हुआ। प्रारंभ हुआ पूजा सिंह जी के घर से, जो 113 वर्ष की उम्र के व्यक्ति हैं, और वो भी एक तरह से उस यात्रा में 500 मीटर तक पैदल चले थे उनके घर से प्रारंभ। तो 2 दिन के अनुभव से मुझे लगा कि वास्तव में ये आंदोलन सफल तभी हो सकता है जब जनता हमारे आंदोलन के साथ, गांव की महिलाएं, गांव के बच्चे, गांव के जनप्रतिनिधि, ये सब जुड़े। तो उसके बाद मैंने सोचा कि निश्चित रूप से मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो मैंने अभी आपने देखा होगा कि मैं 6 दिन तक निरंतर जो है ना एक पैदल यात्रा में चला था, वो भी करतारपुर डेरा बाबा नानक के यहाँ से शुरू किया था और जलियांवाला बाग में समाप्त किया था। उसमें भी जनता का जैसा सहयोग मिला, लगता है कि जनता के मन में भी इस बुराई के खिलाफ लड़ने का मन से उनकी एक तरह से लग रहा है। खरड़ में भी मैं गया था, वहाँ भी जनता के साथ मेरा पैदल मार्च किया तो लगा कि वहाँ भी है। वीरेंद्र सिंह जी का एक कार्यक्रम हुआ था लुधियाना में, वो भी इसे था नशा मुक्त भारत के अभियान में, यूथ रैली के रूप में थी, तो उसमें भी लगा था। और इस कारण से हमने सोचा कि हम ये जो तीनों राज्यों का एक तरह से केंद्र बिंदु है, हरियाणा का भी है, चंडीगढ़ प्रशासन का भी है और पंजाब का भी यही है, अगर हम तीनों मिलकर के भी यहाँ एक जन जागरण में जनता को साथ लेकर मार्च करें तो शायद इसका एक इम्पैक्ट पब्लिक में जाएगा। मैंने दोनों मुख्यमंत्री से, हम दोनों राज्यपाल से, बाकी सब लोगों से मैंने बात की, यहाँ के जो सांसद हैं उनसे भी, साहनी जी से भी,
सबका मानद बना के हमको करना चाहिए। इसके लिए मैंने सारे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को भी इसी नशा मुक्त पंजाब बने, इसके लिए उनको यहाँ बुलाया, सबसे चर्चा की, राय ली, उनके विचार भी जाने। फिर मैंने सारे के सारे जितने धर्म गुरु हैं यहाँ अलग अलग, उनको भी एक जगह एकत्रित होकर उनसे भी पूछा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं और आप हमारा इसमें कारण क्या, कि सब अलग अलग प्रयास तो कर रहे हैं यहाँ, कोई मैंने पहली बार शुरू किया हो ऐसा कहीं नहीं है। लोग अपने अपने क्षेत्र से अपने अपने हिसाब से बराबर अच्छा प्रयत्न हो रहा है। मैं केवल चाह रहा था कि सब सामूहिक मिलकर के इसको राज्यपाल का आंदोलन नहीं बना करके जन आंदोलन कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो मैं एक तरह से सबको मिलाकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वैसे तो मेरी पंजाब के मुख्यमंत्री से बात हुई, लेकिन वो बेंगलोर गए हुए हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए, कल शायद वो आएंगे। टेलीफोनिक बात मेरी हुई थी, वो भी उसमें आएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल वो भी स्वयं इस कार्यक्रम में रहेंगे। दोनों स्पीकर साहब से भी मेरी व्यक्तिगत बात हुई, मेरी जिन जिन से भी हुई, रिटायर्ड फौजियों से हुई या और बाकी लोगों से। तो वास्तव में सब लोग चाहते हैं कि हम मिल कर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, और इसलिए हमने अभी 3 तारीख को सोचा है कि हम 8 स्थानों से अलग अलग जगह से अलग अलग ग्रुप में, कोई किसको लीड कर रहा, कोई किसको लीड कर रहा है, 7 बजे सब अपनी अपनी जगह से चलें 8 स्थानों से, और लास्ट में जो तिरंगा झंडा जो फुटबॉल फील्ड है उसमें सारे लोग एकत्र हों, छोटा मोटा कार्यक्रम करें और शपथ करा करके उन सबको भी इस आंदोलन से सहयोगी बनाकर कैसे उनका उपयोग हो सकता है उसके लिए प्रयास करने के लिए हमने इसकी रचना की। और आज आप सबको भी मैंने इसीलिए कष्ट दिया है कि आप सब लोगों की भी मदद पहले भी मिली है, अब भी ये एक ऐसा इशू है जो न किसी पार्टी से संबंधित है न किसी नेता से संबंधित है। ये एक ऐसा जनता का कॉज है कि हमारी आने वाली पीढ़ी को जिस ढंग से कमज़ोर किया जा रहा है, भविष्य देश का उन्हीं पर निर्भर होने वाला है, और इसलिए उनको कैसे बचाने में अपन अपना प्रयत्न कर सकते हैं। सफलता कितनी मिलेगी, कब मिलेगी, ये तो गारंटी से आज नहीं कह सकते हैं, लेकिन अच्छी तरफ 2 कदम भी बढ़ाएंगे तो दूरी 2 कदम तो कम से कम दूर होगी। और इसलिए ये सोच करके मैंने आप सब लोगों को दिया। और ये जो हमने 8 स्थान तय किए हैं, किसी का 2.5 किलोमीटर, किसी का 2 है, किसी को 1.5 है, किसी को 500 मीटर की डिस्टेंस पे ही है, तो सब चल कर के वहाँ आएंगे और सामूहिक कार्यक्रम में इसको हम समापन करेंगे शपथ के साथ। मेरा विश्वास है कि दोनों मुख्यमंत्री उसमें रहेंगे, क्योंकि हरियाणा वालों ने तो अपना तय भी कर दिया। उन्होंने कहा कि हमको अपने कितने लोगों को ले चलना, मैंने कहा जो आपकी इच्छा हो उतने लोगों लगे। तो एक कोशिश ये करेंगे, अगर ये सब लोगों का आने का है तो हम सब जगह एक तरह से दोनों मुख्यमंत्री, दोनों राज्यपाल, मैं और प्रमुख लोग एक ही साथ एक ही जगह से चलेंगे, और वो जितना भी डिस्टेंस होगा हम पैदल पार करते हुए हम भी ग्राउंड में जाएंगे। हम सीधे के सीधे वहाँ कार्यक्रम नहीं समेट लेते। मान लो जिनको चलने में कोई दिक्कत है तो वो बड़े सीधे आ सकते हैं, और बाकी हमने कहा कि सब लोग पैदल चल कर के ही उस जगह पहुँचें, ताकि एक तरह से जन जागरण हो सके। मोटे रूप में तो इतना ही है। हाँ, देखो मेरा विषय जो विषय है वो इस प्रेस से, वार्ता से बिल्कुल अलग है। वो क्या कर रहे हैं उनसे पूछिए। मैं तो जिस कॉज के लिए चला हूँ, भले ही मेरे और उनके व्यक्तिगत कुछ विरोध हो सकते हैं, लेकिन ये कॉज ऐसा है जिस कॉज का कोई भी विरोध नहीं करता है, सब चाहते हैं। और आपने देखा होगा कि पंजाब की सरकार ने पिछले 2 महीने से जिस मजबूती से काम को आगे बढ़ाया, और एक डेडलाइन दी है। कल मैंने यहाँ के डीजीपी का स्टेटमेंट पढ़ा है कि 31 मई लास्ट तारीख होगी जब पंजाब में ड्रग कंट्रोल हम नहीं होगी। 100% होने के लिए वो भी अपना प्रयत्न करें, वो कानून से काम करेंगे, हम जनता को आंदोलन बना करके उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, तो दोनों के सम्मिलित प्रयास से सफलता आसानी से मिले। गवर्नर साहब, कल आपने एक बयान दिया था कि ड्रग्स में पंजाब नंबर 1 है,
कैसे नंबर 1 है। और आपने एक कहा था कि 2 गांव आपने ऐसे देखे जिसमें 18 साल से 32 साल तक युवा आपको नहीं नजर आए। ये दोनों सवाल अगर आप बता सकें। एक गांव का नाम तो मुझे समय में जब यात्रा में निकला था तब मुझे वहाँ के लोगों ने कहा था कि हमारे यहाँ क्या है कि 4 साल 3 साल 5 साल बच्चा जिससे एडिक्ट होता है उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, वो संभल नहीं पाता है। घर वाले प्रयत्न भी करते हैं लेकिन घर वालों के भी सामने वो आता है, हाथ उठा लेता है, सामान उठा के ले जाता है, फिर उसको इतना पीड़ित देखते हैं कि तड़पता है तो घर वालों को भी उसके लिए ला करके कुछ न कुछ दे करके उस बच्चे को बचाना की कोशिश करते हैं। तो वास्तव में जो समस्या है वो इसको देख करके लगता है कि काफ़ी गंभीर रूप लिए हुए है। और बॉर्डर पे तो आप और हम सब रोज़ देख रहे हैं कि ड्रोन के माध्यम से इतना अधिक आ रहा है। और इसलिए है कि 2018 के आंकड़ों के आधार पर जो सारे हिंदुस्तान का नशा मुक्ति जो सर्वे हुआ था उसमें सबसे अधिक लगभग 22 लाख लोग यहाँ के ड्रग से एडिक्ट बताते हैं आंकड़े। तो वो ये लगता है कि लगभग 10 और 11% के आसपास आता है, जो सामान्यतः और किसी स्टेट का नहीं है। पंजाब में तो सरकार काम कर रही है, चंडीगढ़ में कोई नजर नहीं आ रहा। नशे के खिलाफ कोई अभियान जिस हिसाब से पंजाब सरकार ने शुरू किया होगा उस तरह का कोई अभियान चंडीगढ़ में नजर नहीं आ रहा, जबकि आप एडमिनिस्ट्रेटर हो। देखो, मैं सोचता हूँ कि शायद आप एक बार पुलिस के सारे आंकड़े को वापस देखना। चंडीगढ़ के आंकड़े में हमने कितनी रिकवरी और कितना काम किया है, मेरे कहने से नहीं, आपके अपने मीडिया के माध्यम से ही पता कर लीजिए कि क्या कर रहे हैं। एक कंपैरिजन शुरू हो गया है कि नशे के विरुद्ध जो कैंपेन्स चल रहे हैं, सिंथेटिक ड्रग्स और जो हर्बल ड्रग्स हैं या ऑर्गेनिक ड्रग्स हैं उसको लेके, तो क्या आप इस पक्ष में हैं कि जो ऑर्गेनिक ड्रग्स हैं जैसे कि अफीम की खेती हो उसको वो एक अल्टरनेटिव देखो, कुछ चीज़ें ऐसी है जो राष्ट्रीय स्तर पर जिनके बारे में निर्णय होगा, उनका निर्णय करने का अधिकार मेरे को यहाँ नहीं है। जो निर्णय केंद्र की सरकार अफीम के बारे में क्या तय करती है, पट्टे कम देती है ज़्यादा देती है, उसका निर्णय वही कर सकते हैं। पर मैं सोचता हूँ कि जैसे मेरे राजस्थान में अफीम की बहुत खेती होती है, पर हम नशे में उस टॉप पर नहीं हैं। हम पैदा ज़रूर करते हैं लेकिन आदि कम है, आदि दूसरे लोग हैं। उन्होंने सब पंजाब में स्कूल्स के बाहर या स्कूल्स के अंदर जो टच शॉप्स है वहाँ पर 100 मीटर के दायरे में जैसे वो एनर्जी ड्रिंक्स बैन की गई है। क्या चंडीगढ़ के लिए भी कुछ ऐसा प्रयास हो रहा है? निश्चित रूप से कोई भी स्कूल कॉलेज और उसके आसपास में कोई ड्रग नहीं बिकेगी। इसको कानून की दृष्टि से भी जितना है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो मदद कर रही है, हमने जितने ड्रोन पकड़े हैं या जो ड्रग पकड़ी है उसमें वहाँ के लोकल लोगों का सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, उनके सहयोग से हम इसमें सफल हो रहे हैं। आपने जैसे कहा कि राजस्थान में बीच में पानी की फाइट चल रही है, उसको लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपके पास कोई कंसर्न आया कि आप इंटरवीन करें दोनों मामलों में? इस मामले में पानी के बारे में पानी का जो मसला है, ऐसा है कि आज मेरा विषय नशा मुक्त है, आप दूसरी तरफ गाड़ी चढ़ा दोगे और इसी को मैं न्यूज बना दोगे। ये सेंसिटिव टाइम पे करेंगे ना, सेंसिटिव टाइम पे जब आप और मैं मिलेंगे तब करेंगे। राजस्थान में जैसे आपने कहा कि अफीम की खेती होती है लेकिन आदि कम है नशे के, तो आपको लगता है पंजाब में नशे अफीम की खेती होनी चाहिए? खेती नहीं होनी चाहिए। राजा वड़िंग भी कह रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए कि अगर ड्रग्स से चिट्टे से दूर होना है तो अफीम जो है अल्टरनेटिव है। ऐसा नहीं है, यहाँ जितना भी आ रहा है ड्रग उसका अधिकांश पार्ट ड्रोन है, रिकॉर्ड के आधार पर है, और इतना पकड़ा जा रहा है जिसकी कीमत करोड़ों करोड़ों रुपया है। उसके बाद भी एंटी ड्रग्स सिस्टम भी लगाया है। पहले हमको 9 मिले थे, वो हमने बॉर्डर पर लगाए, अभी 23 और मिल रहे हैं, उसको भी अब लगा रहे हैं। यहाँ की सरकार ने भी 10 करोड़ स्पेशली एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप करने के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने भी दिया है। और मैं सोचता हूँ कि आने वाले कुछ समय में हमारी टोटल बॉर्डर एंटी ड्रग्स
का जो सिस्टम है उसको हम लगाने में सफल हो जाएंगे। अभी नहीं है, अभी तो कैमरे भी सैंक्शन हुए हैं, लेकिन अभी फील्ड पर बहुत ज़्यादा नहीं लग पाए। गवर्नर साहब, आपको नहीं लगता कि पुलिस में जो मुलाजम है उनका जो टेस्ट कराया जाना चाहिए? उनमें कितने लोग हैं जो कि नशे पे लगे हुए हैं? मैं सोचता हूँ आपके सुझाव पर ध्यान रखें। थैंक यू। सर ये बता सकते हैं जो चंडीगढ़ में ड्रग्स आ रही है वो कहाँ से आ रही है? क्या पंजाब से आ रही है, हिमाचल से आ रही है, राजस्थान से आ रही है, या कहाँ से आ रही है? क्योंकि पंजाब के सीएम का ये कहना है कि सिर्फ पंजाब से नहीं आ रही, हिमाचल से भी आ रही है, राजस्थान से भी आ रही है। देखो, ऐसा है कि मेरे पास इसके तो टोटल नहीं है कि कहाँ से आ रही, पर ड्रग सारे देश में जो जा रही है वो कहीं न कहीं से जा तो रही है इधर उधर से। सर ऐसा तो नहीं है कि सारा देश, अगर ये नहीं होता तो प्रधानमंत्री जी 2020 से नशा मुक्त भारत का नारा क्यों देते? सर, एक जो नशेड़ी को नशे से मुक्त करवाने के लिए इलाज की भी जरूरत है, डाइट की भी जरूरत है, उस सिलसिले में देखो, वो केंद्र भी यहाँ चल रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या में चल रहे हैं, है ना। जो स्वयंसेवी संस्थाओं के द्वारा नशा मुक्त और पुनर्वास करने की दृष्टि से 100 केंद्र चला रखे हैं, 46 केंद्र राज्य सरकार के भी चल रहे हैं। लेकिन उन सब में जब तक पुनर्वास को मजबूती से नहीं करेंगे तो ड्रग से आप उसको छुड़ा तो सकते हैं, लेकिन उसको कहीं तो भी ऑल्टरनेट रोजगार के लिए जब तक नहीं जोड़ोगे उसको आप बचा नहीं पाओगे। तो मैं सोचता हूँ जितने भी सेंटर हैं, लगभग 146, ये सारे के सारे में से कुछ ही ऐसे महत्वपूर्ण जिन्होंने किसी न किसी रोजगार से उनको भेजा। जैसे मैंने सहानी जी का जाकर के अमृतसर में सेंटर देखा, उस सेंटर को देखने समझ में आया कि वहाँ से निकले हुए अधिकांश बच्चे जो उन्होंने ड्रग छोड़ी वो सामने थे, वो किसी न किसी रोजगार में लग गए, छोटा मोटा कोई मैकेनिकल का या कोई पाइप फिटिंग का या कोई लाइट फिटिंग का, इससे काम से जो जुड़ गए। तो मैं सोचता हूँ नशा मुक्त आप रख कर के कर सकते हो, लेकिन उसको स्थायी अगर पुनर्वास नहीं दोगे तो उसे अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए किसी न किसी रास्ते पर उसको फिर से अपने मेंटल जो जिस प्रकार की स्थिति उसकी बनती है उसके लिए वो जाएगा। तो वास्तव में पुनर्वास उतना ही आवश्यक है जितना उसको नशा से छुड़ाना है। साहब, चर्चा ये है कि सिंथेटिक जो नशा है उसके अगर कोई बदल चाहिए तो वो अफीम या कोई और कुदरती नशा वो है, तो चर्चा की बात की जा रही है, इसमें चर्चा होनी चाहिए पंजाब में अगर नशा पूरी तरह खत्म करना है, सिंथेटिक के बदल में जो देखा जा रहा है, आपको लगता है सही है? देखो, यहाँ जो है ना वो सिंथेटिक्स ड्रग्स सबसे ज़्यादा है और सिंथेटिक ड्रग्स से ही सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और ये जो आप सब लोग देख रहे हैं कि आजकल बच्चे जिस प्रकार के टेंशन में रह करके अपने हाथ से इंजेक्शन लगा रहे हैं, सूंघने की दवाई आ गई, मेडिकल स्टोर पर कितनी दवाइयाँ ऐसी है जो नशे से जुड़ी हुई है। तो एक तरह से इन्होंने जिस प्रकार से कॉमन छोटे से छोटे बच्चों तक पहुंचाने का काम हो गया, उसको किसी तरह से जन जागरण से, और मैं सोचता हूँ सबसे मजबूत कोई हमारी हेल्प करेगा तो आने वाले बच्चे करेंगे। हमारा जो फोकस है वो सबसे पहले स्कूल और कॉलेज है, जहाँ कम से कम हम नशे पर किसी तरह से पूरी तरह से लग कर के उस पर काबू करें, तो 10 साल बाद यही बच्चे ड्रग मुक्त पंजाब के रूप में दिखाई दे देंगे। तो मैं सोचता हूँ कि बुराई जो भी है उस बुराई को समाप्त करना है, तो बुराई का प्रारंभ जहाँ से हो रहा है उसको ही अगर ठीक करने का प्रयास करेंगे तो असर ऊपर आएगा। धन्यवाद। और कुछ? सर, एक लास्ट सवाल, नॉट रिलेटेड टू दिस, बट केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना के ऊपर कहा है कि अगली जनगणना, मैंने क्या कहा कि आज मैं नशा मुक्त पंजाब से आगे कहीं इधर उधर नहीं जाने पर अभी ये मेरा विषय नहीं है। मैंने आपको क्या कहा, 3 बार कह दिया। धन्यवाद।